ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरी आवाज ठीक है? जी सर, आ रही है। ओके। तो जो पिछला लेक्चर था हमारा, लास्ट कल वाला लेक्चर, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को solve कर रहे थे। ठीक है, कल जो हमने केस डिस्कस किया था वो इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल था, और जो बेल था वो आपका एसिमेट्रिक पोटेंशियल बेल था। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल की। ठीक है, ये एसिमेट्रिक बेल पोटेंशियल क्या है और सिमेट्रिक क्या है वो थोड़ा समझिए। देखिए, हम लोग देख रहे थे जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरह से था। सपोज कीजिए 0 से L इसकी विड्थ है, राइट। तो इसके बाउंड्रीज पे पोटेंशियल यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर पोटेंशियल 0, और ये इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। तो इसको ओरिजिन बना हुआ है, तो राइट साइड में लेंथ L, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर इनफाइनाइट, बट इस साइड में यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, तो यहाँ एसिमेट्री है। तो ये केस कहलाता है एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? मेरा साउंड रिपीट हो रहा है क्या? आप लोगों को रिपीट सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक स्टूडेंट है जिनको कह रहे हैं कि कल जो आपने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को में इनको शायद कोई प्रॉब्लम है, कह रहे हैं रीड कर दिए इसे। ओके, कल वाला जो प्रॉब्लम था में प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? जेपी, जेपी आपको प्रॉब्लम है क्या? समझ में नहीं आया, पूछो। सर जो कल n बराबर 2 एंड n बराबर 3 से ये आवाज कट रही है आपकी। जो कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या करो, मीटिंग को रीजॉइन करो, मीटिंग को आप रीजॉइन कीजिए। आपकी तरफ शायद कोई नेटवर्क एरर होगा, एक बार इसको रीजॉइन कीजिए, आपकी साउंड ठीक आएगी। एक बार मीटिंग एंड पे जाइए, एंड मीटिंग करने के बाद ठीक है। तो मैंने होमवर्क आपको दिया था, जनरल मैथड से जो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी, वो कैलकुलेशन आपने की हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया कल। रेस्ट दे दिया, आपने होमवर्क किया? हाँ बोलिए। अब ये बताइए, होमवर्क आप लोगों ने किया? फिर ट्रिक के साथ जो आपने कैलकुलेशन, मतलब ट्रिक का यूज करके आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो जो रिजल्ट्स आए उनसे उनका मैच करवाया? बोलो। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा तो आया तो आप कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप उससे पूछिए। हाँ, समझ हकीकत आ रही है। पूछो। रिजल्ट सेम ही आएंगे। अगर अगर सेम नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपने जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन में कहीं एरर रही होगी। ठीक है, रिजल्ट सबसे सेम आएंगे। और ये जेपी आपको क्या दिक्कत थी, आप मुझे बताइए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जेपी आप कहते थे ना, पूछिए। बोलिए।
अब आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? n बराबर 2 3 का फिगर था ये। क्या है? ठीक है, जरा आप वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन यही तो है, ये n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, ग्राउंड स्टेट हो गई। ये कितना है आपका L/2, तो इसका वेव फंक्शन ये होता है, ये n बराबर 2 का हो गया। ये तो मैंने कल ही बता दिया था। और 3 में क्या दिक्कत है? ये है n/3 का, क्या प्रॉब्लम है इसमें? साउंड नहीं आ रहा है? हाँ सब ठीक हो गया सर। हाँ हाँ ओके, ठीक तो है सर। बोलिए इसमें क्या आ रही, 2 और 3 में दिक्कत है? तो मैं कल एक्सप्लेन कर ही दिया, ट्रिक का यूज करके तो मैंने सारी प्रॉब्लम कल करवा दी थी, कुछ बचा ही नहीं था। क्या प्रॉब्लम आ रही है पूछो। अरे ये जमुना प्रसाद, क्या बता प्रॉब्लम है, बताओगे तब बताऊंगा ना मैं। सर जैसे a/2 a02 a/2 02 a/4 इससे n बराबर 2 एंड n बराबर 3 में कैसे डिवाइड करते थे? तो ये ये कौन भी जमुना प्रसाद पूछ रहे हैं? यस सर। कौन पूछ रहा है ये? देखो जमुना प्रसाद। ये क्या होगा, L/4 होगा, है ना? यस सर। अच्छा डॉटेड लाइन, गायत्री पूछ रही है कि जो आप डॉटेड लाइंस बनाई हैं ये इनका क्या मीनिंग है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर द्वारा से। देखिए ये आपका जो बेल है उसकी विड्थ है 0 से L, राइट। अब इस बेल के अंदर पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो पार्टिकल आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसमें पार्टिकल सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो अलग अलग स्टेट की एनर्जी अलग अलग होती है, राइट, सिंपल सी बात है। वो किस पे डिपेंड करता है? एन की वैल्यू पे, n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से, राइट। अब बात ये आती है कि ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इन अलग अलग स्टेट्स में पार्टिकल का जो बिहेवियर होगा, यानी इसका जो वेव फंक्शन डायग्राम होगा, वो अलग अलग होंगे, राइट। तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो ये होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस तरह का होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इस तरह का होता है, राइट। अब हमने ये देखा है, मैंने आपको बताया था कि जो वेव फंक्शन है कहीं पर ये मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू, तो कहीं पर ये वैनिश भी करता है और कहीं पर मिनिमम भी होती है ना। यहाँ पर ये जो पीक्स आपको दिख रहे हैं, आप देखिए, तो आपको ये देखना कि 0 से L जो विड्थ है, 0 और L ये तो बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी बात है। तो हमें अब ये देखना है कि 0 से L के अलावा ये जो रीजन है ना, उसमें वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर हो रही है और मिनिमम कहां पे हो रही है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि वेव फंक्शन वैनिश कहां पे कर रहा है। तो वो जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, डॉटेड लाइन से कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये 0 से L है तो ये L/2 हो गई, हाफ हो गया, इन दोनों का हाफ कर दूं तो L/4 हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो रेंज होगी ये होगी L/2 प्लस L/4, तो L/4 प्लस L/2 इनको ऐड करो तो कितना आ गया 4, और ये 3L/4 आ गया, तो ये वाला कितना होगा 3L/4 होगा,
अब अगर मान लीजिए इनको मैं ऊपर ड्रॉ करूं, ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि तो देखो ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है यानी कि n बराबर 2, n बराबर 2 में यहां पर ही जो पीक मिलती है वो पीक मिलती है L/4 पे। तो डॉटेड लाइन ये बता रही है और L/2 पे ये बैनिश हो जा रहा है। L/2 पे तो हर केस में हाँ L/2 बैनिश हो जाता है और ग्राउंड स्टेट के L/2 पर क्या है मैक्सिमम मिल रहा है। उसके बाद अगला L/2 के बाद हम फिर से L/4 पे जब जाते हैं तो ये जो मिनिमम मिल रहा है आपको, ये मिनिमम आपको 3L/4 पे मिल रहा है। मुझे ये पूछना था हाँ जैसे कि जो ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे तो मिड से वो लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन जो एन टू 3 है वहाँ पे मिड से क्यों नहीं क्रॉस कर रही है? जो पीक है, हाँ जो पीक मिल रही है हमें इन वेव की, तो उसके हाँ वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन इस तरह से होता है और यहाँ पर जो पीक मिलती है वो L/2 पे मिलती है। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है वो इस तरह से है, यहाँ पर है वेव फंक्शन L/2 पर, एक पीक मिलती है L/4 पर और एक पीक मिलती है 3L/4 पे। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसमें पार्टिकल का बिहेवियर इस तरह से होता है। तो एक यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ और ये, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस L/3 होती है। अगला जो ये यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ पे फिनिश, फिर यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ पे फिनिश, ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी L/3 यानी कि 2L/3। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर वैनिश हो जाता है। अब यहाँ इसकी जो पीक आपको मिलेगी वो पीक मिलती है कि 0 से L/3 की जो रेंज है उसकी जो हाफ होती है, तो हाफ है L/6। इसके बाद में यहाँ पर ये बैनिश हो गया। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम मिला, यहाँ पर ये मैक्सिमा तो मिलता ही है L/3 पर। एक्चुअली यहाँ पर नोड और एंटी नोड्स अगर आप देखें तो यहाँ नोड 0 है, एंटी नोड 1 है। एंटी नोड का मतलब होता है जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम मिले, नोड वो होता है जहां पर बैनिश करे। तो इस रेंज में कहीं बैनिश नहीं कर रहा है। n बराबर 2 के लिए एक बार वेव फंक्शन बैनिश कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका एक नोड मिल जाएगा। दो पीक्स मिल रही हैं तो दो यहाँ पर एंटी नोड हो गए। तो आपको ये ध्यान कि नोड्स और एंटी नोड्स मिल कहां पर रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग किन किन पॉइंट्स पर जो है आपको मिनिमा और मैक्सिमा मिल रहे हैं और वेव फंक्शन बैनिश कर रहा है, यानी कि नोड्स और एंटी नोड्स आपको कहां पे मिल रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन्स है वो एक्चुअल में नोड्स और एंटी नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और नोड्स और एंटी नोड्स होते क्या है, नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर वेव फंक्शन आपका वैनिश करता है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या फिर इनकी वैल्यू या फिर जो है मिनिमम होती है, वो एंटी नोड कहलाते हैं। तो डॉटेड लाइन सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। और ये जमुना प्रसाद, आपका जो है डाउट क्या है वो, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये थी, वो इंटीग्रल से आप बच जाएंगे अगर आपको ये ग्राफ की जानकारी है, ठीक है। तो आप किसी भी रीजन में कैलकुलेट कर लो क्या है, क्यों बताओ, कोई एक तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, मैं उसी में कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको, जो मर्जी है वो पूछ लो। L/2 में दिक्कत है, चलो L/2 बता देता हूं मैं। अगर मान लीजिए 0 से L/4 में आपसे पूछा जाता है, तो 0 से L/4 की रेंज में आप ये देखिए कितना एरिया कवर हो रहा है। ये एरिया टोटल एरिया का कितना है, एग्जैक्ट 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। यहां से यहां तक की रीजन भी 1/4 ही है, एरिया 1/4 आएगी। यहां से यहां तक में तो हाफ आएगी आएगी। ये है क्लियर हो गया है, बस वही फिगर जो L/6 L/4 ऐसा बना क्लियर हो गया है। ऐसा है कल ऐसा है
कल वाली क्लास थी उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आपके ग्रुप में भी पहुंच गया होगा। मिला है नहीं मिला किसी को? यस सर, देखा। मिला है? आप उसको फिर से देखो, बार बार देखो उसको, है ना? ओके सर। हाँ, और उसको लाइक शेयर यहाँ से उस पर लिखिए भी, तो अब काम आपको भी करना पड़ेगा। चलिए, मैं बात कर रहा था सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल का एसिमेट्रिक का केस था। एसिमेट्रिक का केस हमने कल डिस्कस किया था, है ना? तो इस तरह का है, ना? स्टेट की क्या है? √2/L sin n पाई x/L। ये एसिमेट्रिक बेल है। हमको क्या पढ़ना था? सिमेट्रिक। यहां पर डालिए सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल। सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल का क्या मीनिंग है? ये चूंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा? जीरो से जीरो तो यहाँ पर देखिए टोटल बिट कितनी है? एल ही है, बोलो। यहाँ पर बाउंड्री की पोटेंशियल तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, बट आप सेंटर मानेंगे इसको। ये एक्सिस क्या है? पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है ना, ठीक है? तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है L/2 प्लस L/2 और ये माइनस L/2, तो टोटल विड्थ क्या रही? यहां पर भी L ही है। तो देखिए ये सेंटर है, यहां से इस तरफ जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर क्या है? पोटेंशियल जीरो, यहां पर भी पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो ये जो लेंथ है पोटेंशियल जीरो ही है, यहां पर भी पोटेंशियल जीरो है, बट यहाँ क्या है? सेंटर से इस तरफ पोटेंशियल जीरो है, इस तरफ इनफाइनाइट है, तो यहाँ एसिमेट्री है, इसलिए आ जाता है इसको एसिमेट्रिक पोटेंशियल बेल। ठीक है ना? अब ये जो केस है, इस केस में सेंटर ये है, तो सेंटर से L/2 तक पोटेंशियल जीरो, उसके बाद इनफाइनाइट बाउंड्री पर लेफ्ट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी जीरो से माइनस L/2 तक, जीरो से L/2 तक इन लेफ्ट साइड भी पोटेंशियल जीरो है, बाउंड्री पे इनफाइनाइट। तो यहाँ देखो सिमेट्रिक केस दिख रहा है, ये है ना? सिमेट्री है, इसलिए इसको सिमेट्रिक बेल पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका वेव फंक्शन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक ये था, इसका वेव फंक्शन ऐसे लिखते थे। इसकी जो एनर्जी होती थी वो क्या होती थी? n² पाई स्क्वायर h×2 ml²। तो ये एसिमेट्रिक के लिए एक केस था। असिमेट्रिकली जो वेव फंक्शन होता है, यहाँ डिपेंड करता है n की इवन और ऑड वैल्यूज पर, है ना? ये साइन भी हो सकता है और कोसाइन भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो वेव फंक्शन है साई n वो होगा √2/L sin n पाई x/L। ठीक है, और इवन वैल्यूज ऑफ n की इवन वैल्यूज के लिए। n की इवन वैल्यूज का मतलब हुआ n = 2, 4, 6, इस तरह से।
एंड इसको आप ऐसे भी लिखेंगे √2/L cos n pi x/L for odd values of n। ऑड वैल्यूज होने का मीनिंग हुआ n है, n = 1 हो तब, 3 हो तब, 5 हो तब, इस तरह से। एनर्जी में वैसे ही लिखेंगे, वेव फंक्शन डायग्राम भी वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन को लिखते समय आप ये सावधानी रखेंगे कि n की किस वैल्यू के लिए लिख रहे हैं। अब वो इवन वैल्यू के लिए लिख रहे हैं, ऑड के लिए। इवन के लिए लिख रहे हैं तो साइन का यूज करेंगे, और ऑड वैल्यूज के लिए लिख रहे हैं तो हम कोसाइन का यूज करेंगे। क्लियर है ये बात? बोलो। ठीक, आगे बढ़े। तो ये यहाँ पर आपको समझना था। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी जो बिट है वो L है, तो यहाँ पर L यूज किया गया है। अगर ये बिट अगर इसकी 2L हो जाएगी तो आप यहाँ पर 2L कर देंगे, यहाँ पर भी 2L कर देंगे। मतलब जैसा कि यहाँ पर करते थे, मैंने बताया था ना कि बेल की बिट अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो वेव फंक्शन में भी यहाँ पर चेंजेज आएंगे, यहाँ पर भी। एंड सेम इन एनर्जी, जैसा यहाँ पर एक्सटेंशन थे, सेम लाइक यहाँ पर भी एक्सटेंशन होगा और सेम चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ पर आते थे उसी तरह से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बताओ। बोलो। क्लियर है सर। हाँ, ये सब लोग बोला करो इतना, मतलब जो ऐसे ऐसे तुरंत रिप्लाई करो ना। दिक्कत है तो पूछो ना, तो मैं ये मना करता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा बताना है, तो मैं मना तो करता नहीं हूँ ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, बोलो सर रिपीट कर दीजिए, या फिर ओके करके आगे बढ़ो। टाइम खराब नहीं होना चाहिए, तो क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, आगे बढ़ो। सर यस सर। ओके सर, आगे बढ़े। मीटिंग को एक बार एंड कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए, और अपने सिग्नल चेक कर लीजिए, सिग्नल आपके यहाँ ठीक आ रहे हैं, स्ट्रेंथ कम तो नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम्स को करते हैं। ट्रेडिशनल पहले कंसेप्ट को समझो, ठीक है, उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखो, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ जाओ, है ना? इतना ही तो करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपके बस में नहीं है ना? तो जो चीजें हमारे बस में होती हैं हम हमेशा उस पर ध्यान देते हैं। भाई समझ में? बेवजह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये तैयारी करते समय बहुत सारे स्टूडेंट जो बेवजह की टेंशन लेके रखते हैं ना, बेवजह का प्रेशर, वो कभी नहीं लेना है। प्रेशर होना कुछ हद तक अच्छा भी होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर होता है तभी हम वर्क करते हैं। लेकिन जब प्रेशर ओवर प्रेशर होने लगता है तो हम जो वर्क कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं रखना है। तो हमेशा एक प्रेशर रखना है या टेंशन रखनी है तो वो 1 मिनट वाली, कि हम ये अच्छे से काम करते रहें, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ज्यादा टेंशन लेने के लिए आप नहीं हो, बाकी लोग लें, तो एक डिफरेंस भी होना चाहिए एक बंदे में, तुम में, बाकी लोगों में। तो बेवजह की टेंशन नहीं लेना है। और टेंशन कई बार तब होती है जब हमें रास्ता नहीं पता हो कि हमें करना क्या है।
जब रास्ता आपको पता है, सब कुछ क्लियर है, तो टेंशन क्यों लेना, तो मेहनत करना है ना। एक सही रास्ते पे फॉलो करते हुए आप अपना काम करते जाइए। तो यहाँ जो बात है पढ़ाई लिखाई की, जो एग्जाम क्वालिफाई करने की, तो आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है कि एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। उन सबको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, जो उसकी थ्योरी है उस पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, एंड देन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद बात खत्म, तो तुम्हारा कोई हेडेक नहीं रहा, बाकी लोग ले हेडेक, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। फल तो मिल ही जाएगा, आपने कर्म किया है तो फल मिलेगा, क्योंकि फल जो है आपके हाथ में नहीं है। बताओ, फल किसके हाथ में है? आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आपने तैयारी की, एग्जाम दिया, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। अब रिजल्ट क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, क्या पता कैसा क्वेश्चन आप पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आप सेट नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि उस समय 3 घंटे में आप कैसी परफॉर्मेंस कर पाए, कोई दिक्कत ना हो, या कोरोना जैसी महामारी ना जाए, तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना। एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो आपको उस सब के बारे में सोचना नहीं है। तो आप अपना कर्म करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्ट कमांड रखो, जब भी एग्जाम होना है हो जाएगा, कोई टेंशन लेना ही नहीं है ना। चलिए, तो प्रॉब्लम को करते हैं। तो प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 5 सेकंड में दे देंगे। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर जो मैंने ट्रिक बताई है उसका यूज करेंगे तो। अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे तो आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो। और जिससे कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो फिर, और कंसेप्ट भी नहीं पता है तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम दोनों तरीके से करेंगे, दोनों मेथड से, जनरल मेथड का यूज करके भी करेंगे और हम इसको ट्रिक से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है, और इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट में, गेट में, और जेएम भी पूछ सकता है, किसी एस्ट्रिक पोटेंशियल वहां भी होता है पूछा तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, लिखिए पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, मैं लिखूं यहां पर क्या, ये पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन infinite square wave of an infinite square wave potential is given by, ये पोटेंशियल इन्होंने डिफाइन कर दिया है, बी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर x is less and equal than a, greater and equal than minus a, and infinite otherwise, ये पोटेंशियल इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब उन्होंने कहा कि द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल इन द इंटरवल, the probability to find the particle in the interval, इंटरवल क्या है, माइनस ए बाई टू, 2 प्लस ए बाई 2, इस इंटरवल में आपको फाइंड कर इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/2 प्लस 1/π, ऑप्शन सी है
1/2 माइनस 1/5 एंड ऑप्शन डी है 1/5। करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कोई बता सकता है? तो पहले आप इस क्वेश्चन को हम लोग पहले जनरल मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं, उससे हमें आंसर भी पता लग जाएगा, है ना। फिर हम इसको ट्रिक अप्लाई करेंगे, फिर उससे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पहले आप लोग बताइए कैसे करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं सारी थ्योरी, अब कम से कम आपको अप्लाई करना अब सीख लेना चाहिए। कल हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी इस तरह की प्रॉब्लम की कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या अप्रोच होनी चाहिए, लगाइए अपना दिमाग, बोलो कैसे करेंगे। सर वेव फंक्शन वाई √2 पाई sin n पाई x अपॉन l ही रहेगा ना? हैं बोलो। तो वेव फंक्शन रहेगा sin टू √2 पाई l अपॉन l इंटू sin n पाई x अपॉन l। कैसे लिखें वेव फंक्शन इसके लिए, चलो ये बता दो, क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलो। √2 बाई l √2 बाई l एल sin n पाई और x अपॉन l sin n पाई x अपॉन साइन n पाई x अपॉन। कौन बता रहा है ये? जमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद। दिमाग लगा इसे ही। धीरज आप तुम आओ। हेलो सर। धीरज वेव फंक्शन लिख के दिखाइए, सब लोग बताइए वेव फंक्शन क्या होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, √1 a √1/1/a a ये कह रहे हैं कि वेव फंक्शन होगा √1/a और sin sin n पाई x अपॉन हाँ 2a हैं 2a 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 ये लिखेंगे, और कोई? सर बस वही l के स्थान पे a रिप्लेस कर देंगे, आई थिंक वही होना चाहिए। हैं l के स्थान पे a कर देंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग ये? चलो ये आप अभी अभी बताया, अभी अभी समझाया है, बोलो। और कोई बताना चाह रहा है? पल्लवी तुम हो या नहीं हो? यस मंजू कह रही है कि ये मंजू नहीं हो, लेकिन थोड़ा मंजू कहना है √1/a cos, वेरी गुड, cos का यूज हुआ, और यहाँ पर क्या होगा पाई x/2a, दिस इज करेक्ट वन, ये दोनों गलत हैं। ये पहले आपको ये देखना है कि ये जो पोटेंशियल इन्होंने दिया है ये क्या है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल में जब हम वेव फंक्शन लिखते हैं तो ये देखते हैं कि किस स्टेट के लिए लिख रहे हैं, मतलब साइन और कोसाइन दोनों में से कोई एक हो सकता है।
और ये बात कहाँ से डिसाइड होगी कि एन की वैल्यू के लिए लिख रहे हैं, गिवन है और है, तो इन्होंने ग्राउंड स्टेट के लिए कहा है। ग्राउंड स्टेट के लिए जब बोला है तो ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग होती है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो साइन आएगा, साइन जो आप लिख रहे हैं साइन आएगा ही नहीं, पहली बात ये गलती। और यहाँ पे एन लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर एन की वैल्यू तो 1 हो गई ना। अब आई बात समझ में नहीं आई? तो चलिए यस सर। यहाँ पर इसका डायग्राम बना लीजिए, जैसा कि इन्होंने पोटेंशियल दिया है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम को बनाइए। तो इधर लेंगे आप b, ये है 0 है ना, तो x ये है ना x, तो क्या है x इज लेस एंड इक्वल देन a, तो ये प्लस a है और ये क्या है माइनस a है, तो यही x की रेंज हुई ना, लेस एंड इक्वल। यहां पर 0 है और इसके बाद में क्या है इनफाइनाइट, सिमेट्रिक का केस हो गया। अब n इक्वल टू 1 है, जो ग्राउंड स्टेट होती है वो n इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ये क्या है ऑड, तो दिस इंप्लाइज कॉस वाला टर्म आप यूज करेंगे वेव फंक्शन लिखेंगे तो साई ग्राउंड स्टेट, इसे आप साई 1 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए आपको ये देखना है इसकी जो विड्थ है वो टोटल विड्थ कितनी है, 2a है ना। तो इसका जो वेव फंक्शन होता था क्या होता था, अगर मान लीजिए a/2 वाला जब आप लिख रहे थे, है ना, अब ये बताना क्या पड़ेगा, तो आएगा होगा ना समझ में। तो ये क्या होता था साई n इक्वल टू रूट 2/a cos n पाई x/a, जब n क्या होता था ऑड होता था। तो यहां पर क्या है इसकी विड्थ 2a कर दी, तो जहां जहां a लिखा है वहां वहां क्या करेंगे आप 2a करेंगे, तो 2a करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2a करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा 1/a cos n की वैल्यू 1 हो गई तो पाई x अपॉन में a था, a की जगह पे अब क्या कर देंगे 2a। तो एक पहली सावधानी दे रखनी थी। तो ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन लिख गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, जब आपको वेव फंक्शन पता है, रेंज भी पता है, रेंज क्या है किस रेंज में कैलकुलेट करना है, माइनस a/2 से प्लस a/2। तो देखिए यहां से यहां तक 2 है a है, तो यहां से यहां तक a होगी, तो ये रेंज क्या होगी माइनस a/2 होगी, और ये रेंज क्या होगी प्लस a/2 होगी। इसका मतलब क्या है कि इस रेंज में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इसमें लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है p इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार साई इंटू dx लिख लेंगे, बन जाएगा ऐसे सीधे सीधे, है ना। तो साई आपको पता ही है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के जाएगी इंटीग्रल साई स्टार साई, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, अंडर रूट में है, साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसे क्या लिख सकते हैं 1/a, 1/a बाहर लिमिट। अब लिमिट लगेगी इंटीग्रल, इंटीग्रल की लिमिट ये रीजन है ना -/2 से a/2 की रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो -a/2 से प्लस a/2 आप लिमिट लगा देंगे, है ना। अब ये है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार साई करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर पाई x/2a dx, यही तो बना। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो बताइए जरा क्या बना इंटीग्रल 1/a cos स्क्वायर 2x, इसको डायरेक्टली ऐसे तो करेंगे नहीं, इसे कन्वर्ट करेंगे, cos
2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इम्प्लाइज सर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इसका मीन क्या हुआ इंटीग्रल माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई क्लियर एंड नाउ substitute the value of this in terms of this 1 plus cos 2 theta. So that means take the 2 to outside 1 upon 2 and this will be 1 plus cos 2 pi x upon 2a into dx. ये मयूर कह रही हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सर ये कॉस स्क्वायर जो है इवन फंक्शन होता है तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए 0 से जो है हाँ ए बाई 2 कर लीजिए बिल्कुल सकते हैं कह रही हो कोई दिक्कत नहीं अभी इधर जरूरत नहीं है 1/2a ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है dx है ना तो ये क्या बन जाएगा dx का x लिमिट माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई 2 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए माइनस साइन है तो साइन अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना ठीक है साइन पाई एक्स अपॉन पाई अपॉन ए माइनस पर लगा लीजिए यहाँ पर लिमिट वही माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई 2 इसको जरा आगे सॉल्व कीजिए क्या रहा है 1/2a यहां से क्या आ जाएगा ए बाई 2 माइनस माइनस प्लस ए बाई 2 और यहां से क्या आया बताइए जीरो देखिए इधर देखिए ये क्या होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये क्या होता है माइनस का साइन एक्स और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ये क्या होता है प्लस का साइन एक्स माइनस क्यों बताइए यहाँ पर प्लस ही तो रहेगा ये कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस साइन एक्स होगा ठीक है ये वैल्यू जरा पुट दो देखो क्या आ रहा है यहाँ क्या बन जाएगा प्लस ए अपॉन पाई ये नीचे दिख नहीं रहा होगा ना ठीक है ए अपॉन पाई जी बताओ सॉल्व करके क्या है साइन पाई एक्स अपॉन ए एक्स की लिमिट पुट करो ए अपॉन 2 तो क्या गया साइन पाई बाई 2 यही बना ना ए से ये कैंसिल माइनस साइन माइनस बाई 2 जो पुट करें तो माइनस पाई अपॉन 2 ठीक है अब ये क्या है साइन माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा इधर करूं कैलकुलेशन है ना इसको ये कर देता हूं तो p 1/2a और ये क्या बन गया ये कितना हो गया a प्लस a अपॉन पाई यहां से क्या बन गया साइन पाई बाई 2 क्या होता है
साइन 90 हो गया ना, 1 और ये प्लस हो गया, तो 1 और 1 हो गया 2। कोई एरर क्या, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? ठीक है, इसको करो आगे सॉल्व। ए से ही कैंसिल आउट, तो ये 1/2 प्लस 1/π ही तो क्या, क्यों? तो कैलकुलेशन सिंपल है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो सोचने में, कल के बता देना चाहिए। ठीक है, यही तो आया। वो क्या दिक्कत हो गई? अरे रेस्पॉन्स तो दीजिए। यस सर। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ, बाकी लोग तो क्वेश्चन से मतलब ऐसे हो जाए, ये बताओ कैसे करेंगे इसको, इन थोड़ी प्रैक्टिस रखिए, ठीक है ना। अब ट्रिक का यूज करके इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका वेव फंक्शन डायग्राम हम बनाएं। वेव फंक्शन डायग्राम अगर बनाते हैं, आंसर तो आपके पास आया है। याद रखना, ये प्लस ए एंड ये क्या है माइनस ए, और ये क्या है 0। ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है उसने। अब किस रेंज में पूछा गया है, -a/2 और ये क्या है प्लस a/2। तो आप यानी कि इस रेंज में पूछा है, तो इस रेंज में देखना एरिया अंडर द कर्व क्या है, यही तो बना। तो ये टोटल एरिया का हाफ है या हाफ से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P देखिए कैसे करते हैं आप, इन सेंस ऑफ लेंथ देखिए भाई, टोटल लेंथ क्या है 2a है, और आपसे किस रेंज में पूछा गया है, इस रेंज में पूछा गया है, यहां से यहां तक की क्या है, ये ही तो है। तो टोटल लेंथ की कितनी है, ये हाफ है ना, तो इसका मतलब हाफ तो होगा ही होगा। अब बात ये आती है कि हाफ से ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा या कम, इस बात कि एरिया अंडर द कर्व वो हाफ एग्जैक्टली हाफ है टोटल एरिया का, या उससे कम है या उससे ज्यादा है। क्योंकि अगर वो -a से +a में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता अगर, तो प्रोबेबिलिटी बनाती ना, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एरिया जो है 1 के इक्विवेलेंट है, कंप्लीट एरिया जो है P = 1 यानी 100% प्रोबेबिलिटी की इक्विवेलेंट है, ठीक। कंप्लीट रेंज कंप्लीट एरिया। अब आपने रेंज उसने क्या कर दी, टोटल रेंज जो थी 2a थी उसकी हाफ कर दी, -a
A by2 से A by2 तक टोटल रेंज कितनी है? ए ही हो जाएगी। ए क्या है? 2a की हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी जो है हाफ। अब बात ये आती है कि हाफ में प्लस के करेंगे या माइनस के करेंगे। ये बात कहां से डिसाइड होती है? इस एरिया से। देखिए टोटल एरिया क्या है? ये वाला है, तो उसका हाफ से क्या है? ये हाफ से ज्यादा एरिया पर करेगा नहीं करेगा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या मतलब समझ में नहीं आ रही? ये बात भी समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों के? ये सर ज्यादा है सर। अरे तो बोल नहीं रहे हो, फिर आ रही है तो बोलो जल्दी से। और जिसको नहीं आ रही है वो बताओ कि नहीं आ रही है, तो समझाएं फिर। ठीक है। यस सर। तो ये एरिया हाफ से ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 प्लस के, ये बनी प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें तो हाफ दे एग्जैक्टली हाफ, एक गलत हो गया। इसमें क्या दे दी? पाई, बिल्कुल गलत हो गया। पाई पाई तो बहुत ही कम हो गया, इतना तो होगा ही नहीं। अब यहाँ है हाफ से कम, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? हाफ से ज्यादा। 1/पाई का मतलब क्या है? 1/3.14। ये तो बहुत कम क्वांटिटी आएगी ना, तो थोड़ा सा ज्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ, क्लियर है सबको? बहुत अच्छा, बहुत समझ में आ गया सर अच्छे से। हाँ, तो मतलब ये प्रॉब्लम पूछी गई है एग्जाम में, वो आपके सामने है। ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को मैं ट्विस्ट करता हूं। यहाँ से 10 नई प्रॉब्लम बना सकता हूं आपको। तो वो नई प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो -a/2 से +a/2 में पूछा गया है, मैं इसको ये कह सकता हूं आपसे कि 0 से a/2 की रेंज में कैलकुलेट करो। तो 0 से a/2 की रेंज में जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आ जाएगी? ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इसकी हाफ आएगी। अब आपका लिए होमवर्क है, ये आप घर से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बना दिया। देखिए यहीं पे मैं प्रॉब्लम बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 0 टू a/2 की रेंज में फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इसकी हाफ आ जाएगी, हाफ ऑफ 1/2 प्लस 1/पाई। ये कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, मेरी ट्रिक कहती है कि ये एरिया जो है अब एग्जैक्टली इस एरिया का हाफ हो गया, या टोटल एरिया का 1/4 आ गया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि a/2 से a की रेंज में, तो पहला पार्ट। सेकंड है a/2 टू a की रेंज में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कोई बता सकता है ट्रिक से डायरेक्ट? कैलकुलेशन करें बाकी लोग, साइंस विजन वाले नहीं करेंगे कैलकुलेशन। देखो अब पहले इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं, बड़ी टेढ़ी पड़ेगी जाके। अब देखो कैसे करेंगे। है अगर आपसे, हाँ मतलब ये वाली जो रेंज की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इस रीजन की और इस रीजन की। और आपसे पूछा गया है सिर्फ इतने रीजन की, तो उसको भी हाफ कर दीजिए। यानी कि अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, देखो मजा देखो ट्रिक कितना है। आपसे कहा जाएगा, मैं दूसरा वाला सॉल्व करके बताता हूं।
तो ये प्रोबेबिलिटी जो बनेगी क्या बनेगी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/पाई। ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इन दोनों रीजन्स की, 2 रीजन्स की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट करो। ये बनेगा क्या है, ये हुआ। हाँ, तो 1 माइनस मतलब हाफ माइनस 1/पाई, ये प्रोबेबिलिटी बनी। ये जो प्रोबेबिलिटी है इस रीजन और इस रीजन, इन दोनों के लिए है, और आपसे सिर्फ और सिर्फ इसकी पूछी गई है। तो दिस इंप्लाइज जो प्रोबेबिलिटी है a/2 टू a, ये क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ 1/2 माइनस 1/पाई। अब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना है कैलकुलेशन से, मैं सिद्धि यहाँ प्राप्त करवा दे रहा हूं आपको, अब तपस्या करना आपका काम है। 1/4 माइनस 1/2 पाई आंसर आएगा। कितने टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, और करो कैलकुलेशन, देखो कितना समय लगता है, और क्रॉस वेरिफिकेशन इसका कर लेना। ठीक है, बोलो। यस सर। अब थोड़ा हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है ना, क्लियर है ना? यस सर। हाँ हाँ क्लियर है, अच्छा है। ओके सर। हाँ, थोड़ा जो तो नून में रहा करो। अच्छा, मुझे लगता है ना ये 2 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है ना, 2-2:30 बजे, तो आप लंच करने के बाद क्लास स्टार्ट करते होंगे, और लंच करने के बाद में हमें क्या होता है, कुछ भी खाने पीने के बाद एनर्जी लॉस होती है, नींद आती है ना। सुस्ती लगता है। मैं क्लास का टाइम चेंज कर दूंगा, याद रखना। मतलब देखो, मैं तो कभी कभी ना लंच भी नहीं करता हूँ। अब अब आप सोचोगे आप नहीं करते तो हम क्यों करें, कि आप लोग करो लंच, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनर्जेटिक रहो। हाँ, एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। आप लंच पहले कर लिया करो, 12 बजे लिया करो चाहो तो, उसके बाद में थोड़ा टहल लिया करो, ठंडा पानी वानी पी लिया करो, जूस पी लिया करो, चाय पी लिया करो। मेरी क्लास में आओ ना तो थोड़ा एनर्जेटिक रहो, मतलब कि सुस्त रहना मुझे पसंद ना है ना, मैं दूसरों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ बोलो। ये जो राउंड स्टेट में सॉल्व किया गया 3/2 के बीच में, तो जो कॉर्नर है वहाँ पर वैनिश होता है, वहाँ पे तो वहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी कम होगी ना। हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, इसी वजह से यहाँ पे जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ से ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये कर्व देखो ना, जो कर्व है, कर्व का जो एरिया है कम हो रहा है ना, तो इधर कम है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो बनी है ना, हाँ टोटल बढ़िया। प्रोबेबिलिटी बनी है, उसी को काटना है। सीधी सीधी बात है। बिल्कुल मान लीजिए एक फादर है और उसके पास जो है 1 करोड़ की संपत्ति है, मान लीजिए उसके जो है 4 बेटे हैं, तो अब कायदे में तो 1/4 सबको मिलनी चाहिए, यानी 25-25 लाख मिल जाएंगे। 25 लाख की बात कर रहा हूँ, 15 लाख की नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कंडीशनल केसेस हैं, इसके फादर ने कहा है कि वो प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थ्योरेटिकली तो ठीक है, सैद्धांतिकली शास्त्रों के अनुसार, लेकिन शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जो संतान पिता के ज्यादा करीब होगी, या जिसने मतलब उनका ज्यादा सम्मान किया होगा, या सोसाइटी से करवाया होगा, कुछ अच्छे काम किए होंगे, उनको कुछ बोनस मिलेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना, तो जो भी संपत्ति है उसका मतलब कुछ सम फ्रैक्शनल पार्ट
जिसने ज्यादा अच्छा काम किया उसको मिलेगा। या ये पिता और पुत्र की बात छोड़ के आप एक कंपनी की बात मान लीजिए, एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए ये डिसाइड किया गया है कि उसका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से जो भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अगर मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उसको और उसके 4 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, अब 4 एम्प्लॉई वैसे तो अगर 1/4 हो गया, सबको 25-25 लाख मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी की पोस्ट थोड़ी हायर हो, किसी की कुछ लोअर हो, तो वहां एक फैक्टर डालना पड़ेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो। लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो 1 करोड़ से ही होना है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनी ही है यहां से यहां तक की, माइनस से प्लस ए तक की टोटल प्रोबेबिलिटी बनी ही है। अब बात आती है अंदर के जो रीजन है, डिपेंड करता है कि हमारा यानी कि लिमिट क्या है। हाँ, तो हमारी अब बात लिमिट यह है कि जिस रीजन में आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, तो वेव फंक्शन का बिहेवियर क्या है वहां पर। वेव फंक्शन जो कर्व है वो उसका बिहेवियर क्या है, कर्व कहां पर हाई है कहां पर लो, हाई और लो का मीनिंग कहां पर मैक्सिमम मिल रहा है कहां पर मिनिमम मिल रहा है ना। तो तो उसके यहाँ पे अकॉर्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी कहीं पे मतलब ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। अगर -a माइनस a2 हम देखें तो वो हमेशा जो होगा वो 1/4 से माइनस ही होगा, 1/4 से नहीं होगा, या +a/2 से किसमें, +a के बीच में अगर हम देखें तो कहां पे, -a2 -a/2 और उधर +a/2 से +a हमेशा 1/4 से कम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो रेंज है, ये रेंज लेंथ के कंपैरिजन में देखा जाए, लेंथ के रिस्पेक्ट में तो 1/4 है, लेकिन एरिया के रिस्पेक्ट में 1/4 नहीं है, 1/4 से कम है। विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ this region is the exactly 1/4, but with respect to the area, if we compare with the area under this curve, then that area is not 1/4, that area is less than 1/4, that's why probability will be less than 1/4, and you are looking here, you are seeing here the probability is 1/4 minus 1/2 pi, means this is a less than 1/4, less than 25%। जो ये प्रॉब्लम है नेट दिसंबर 2013 का, इसका मतलब इसमें तो डायरेक्टली आराम से पता चल जाएगा, सारे ऑप्शन तो दिख रहा है क्लियरली कि हाँ सब बिल्कुल माइनस में और एक ही प्लस बिल्कुल में है। बिल्कुल पता चल जाएगा भाई, तो मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लोग कितने स्मार्ट होते हैं, हर रीजन में ऐसे विदाउट पता दे रहे हो। सर अगर ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन अगर दे दिया 1/2 प्लस करके अगर दे दिया तो तुम एक ऑप्शन दे के देखो ना, मैं बता देता हूँ। जैसे 1/2 प्लस 1/पाई है, 1/2 प्लस, आप एक ऑप्शन दिए हैं ना 1/2 प्लस 1/पाई जो सही आंसर था। हाँ, अब आप ऐसा करो, ऑप्शन ई आप दे दो, मैंने आपको दे तो दी फ्रीडम, आप कोई ऐसा टिपिकल आंसर वो दे दो यहाँ पर, मैं बता दूंगा आप देना चाह रहे हो। कुछ भी ऐड कर लीजिए, 1/2 प्लस पाई/2 ही रख लीजिए। लेकिन वो 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा है मिस्टर, जो एग्जामिनर 1 आंसर से भी सेट बढ़कर, करता है ना, हाँ, जो एग्जामिनर हाँ आंसर 1 सेट से करता है एक्सीड ना, कर जाएगा। वहां भी ये ध्यान रखा जाता है कि पागलपन वाले आंसर मत रख देना, नहीं तो लोग गले आएंगे फिर, बोले ऐसे आंसर सेट किए जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सेट करने में दिमाग नहीं लगाया जाता है, आंसर सेट करने में भी दिमाग लगाया जाता है। अगर इसे आप π/2 कर दोगे तो ये 3.14/2 हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सीड कर जाएगी 1 से। दो ऐसा आंसर 1 से दोगे तो एक्सीड ये तो कर पहले ही जाएगा। ये पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे 1/2 है, ये स्लाइटली क्या होगी या स्लाइटली कम होगी, ये बार बार बोल रहा हूं ना, तो आप फिर वहां कंपेरिजन कर देख जी लेना कि स्लाइटली ज्यादा कौन सा है। और अभी तक क्या है, ये जो ट्रिक्स वगैरह अभी बनाई गई हैं, क्योंकि पहले तो हुआ नहीं करती, ना कोई इतना एनालिसिस करता था। अब CSIR वाला ये देख ले कि हाँ साइंस विजन में ये सब पढ़ाया जा चुका है, तो उसे थोड़ा ही पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब वो तो मेरा क्वेश्चन लेक्चर का देख ले, पैटर्न कर देंगे। ठीक है, वो कहेंगे हाँ भैया यार शुरू कर दिया है, तो भैया अब ऑप्शन का बदल करूंगा मैं तो चाह रहा हूँ ऐसा हो, लोग इतना पहचाने मुझे। वीडियो अगर वायरल हो गया तो हो जाएगा।
हाँ तो वीडियो तो वायरल करना आपका काम है, करो वायरल। वो वहां रिसर्च करे, मैं यहाँ रिसर्च करूंगा। भाई मेरा धर्म ही है ना, तो मैं कर रहा हूँ अपना काम। मैंने क्या बोला, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। वो हमारे बस में है ही, हमारे बस में कर्म है, तो हमने अपना कर्म कर दिया, तुम्हारा कर्म तुम्हारे बस में है, तो तुम भी कर लेना प्रैक्टिस इसकी। जी सर। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचते। हमारे बदायूं के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि डॉक्टर उर्मिलेश संगधार का नाम शायद आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि बेवजह न दिल पर कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। तो बेवजह का बोझ मत रखो, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखो, मजे लो। ठीक है। यस यमुना सर। प्रसाद, तुम तो यूपी से ही हो ना? सर अमित क्यों राज हैं। यस सर। हैं? यूपी से हो ना? यस सर। यूपी से हो तो तुम्हें पता ही होगा, उर्मिलेश संगीतदार का तो नाम सुने होगे। खैर छोड़ो, कहीं से हो। तो प्रॉब्लम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये केस में ग्राउंड स्टेट को लेके इसकी पूरी एबीसीडी, इसकी पूरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है ना? हर पार्ट इसका ऑपरेशन हो चुका है इस क्वेश्चन का, है ना? तो एक ऑपरेशन मैंने कर दिया, अब बाकी के ऑपरेशन आप लोग कर लो, कर लोगे? यानी कि आप होमवर्क है आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 ये हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 यानी रिपीट द प्रोसेस फॉर n इक्वल्स टू 2, 3। अब फोर्थ क्वेश्चन बोलो n इक्वल्स टू 3 के लिए कर लोगे सारे काम? बोलो, n इक्वल्स टू 2 और n टू 3 के सारे रिपीट कर लोगे? इतने क्वेश्चन बने पर, एक क्वेश्चन ये था, यस सर। दो क्वेश्चन ये बन गए 3, और 2 इसमें और बना दिए थे 5, और 5 ये और 5 ये बनेंगे 15 प्रॉब्लम हो गई जरा सी देर में। तो इसलिए एक टॉपिक पढ़ो भले ही दिन भर में, ढंग से पढ़ लो, मजा आ जाएगा, ना तो बोर होगे और समझ में भी आएगा ढंग से। अब तो पूछी तो जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम, ये उदाहरण आपके सामने है ना? आगे बढ़े फिर, बोलिए। यस सर, आगे बढ़िए। हेलो सर। हाँ सर मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर शेयर कर देना ना। सर अच्छा, तुम वैसे अटेंड किए थे क्या? बीच में आई थी सर, थोड़ी देर आ पाई, फिर कोई आ गया, फिर नहीं कर पाई सर कंटिन्यू। अच्छा चलो, ये सुविधा है लेक्चर वाली, उसका फायदा उठाओ। हाँ सर। सर प्लीज आज शाम तक कर देना शेयर मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर। हाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर हो जाएंगे शेयर, तो कुछ काम मैं होना तो सभी बाकी को था। शेयर चलो कर चुका हूँ। हैं? मैंने तो सभी को शेयर किया है अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप में शेयर किए हो? हाँ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का फायदा करवाओ। चलिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी जी सर। हो गई है कंप्लीट। बाकी अच्छा, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और दे रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, ये गेट में भी पूछा गया है, नेट में यहां से 2 बार प्रॉब्लम पूछी हैं, और अभी रिसेंट बिल्कुल 1 साल पहले
तो ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम भी, बट ये हाइड्रोजन एटम के केस के लिए है, ठीक है ना। तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन क्लासेस का जो केस है, इस सेशन में ऑफलाइन क्लासेस अब तो चलेंगे नहीं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। आज की न्यूज है कि दिल्ली में जो है कम्युनिटी वो हो गया है, कम्युनिटी ट्रांसफर हो गया है, समझ रहे हैं? और ये बहुत ही डेंजरस क्या है। होता है? दिल्ली संक्रमण का स्थिति बहुत बहुत ही, गंभीर है। हाँ, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जी सर। कम्युनिटी ट्रांसफर बोलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह। तो अभी जो है तक कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं था, तब तो कितने केस बढ़ गए, और जब कम्युनिटी ट्रांसफर होगा तो कितने केसेस होंगे। और रूरल में खैर अभी कंट्रोल है, अगर ये रूरल में पहुंच गया तो और प्रॉब्लम होगी। अगर ऑफलाइन क्लास है तो वहां पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं, समझ रहे हो ना। सर ये तो जरूर एग्जाम होगा फिर भी नेट वाला। नेट वाला एग्जाम तो जो है सितंबर में, क्योंकि जिसमें 29 अगस्त का शेड्यूल एनटीए ने अपडेट कर दिया है। तो 29 का जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल में नेट के एग्जाम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, अलग एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो दैट मीन्स कि अब नेट का एग्जाम होगा, अगली जो डेट आएगी यानी 29 अगस्त के बाद, तो 29 अगस्त के बाद का मीनिंग क्या हुआ, सितंबर में जाएगा फिर ये, जी समझ रहे सर। हैं। तो अभी बेनिफिट ये भी है कि एक तो आपके लिए पढ़ने के लिए ज्यादा चांस मिल गया है, और ये जो बैच दिसंबर वाला जो स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग दिसंबर वाले के नाम पे ज्वाइन किए हैं, वो अगर ये एग्जाम ले होगा यानी सितंबर में अगर होता है, तो बहुत सारा सिलेबस तो इधर ऐसे ही हो जाएगा कवर अप। तो जो दिसंबर वाले को टारगेट करके क्लास को ज्वाइन किए हैं, वो ये सितंबर में जो एग्जाम होगा उसको भी अच्छे से दे सकेंगे। और मैं बाकी लेक्चर्स भी आपको शेयर कर दूंगा, जो प्रीवियस बैच में कराए गए हैं वो भी करा देंगे आप लोगों को, है ना। तो अब आप अपना टारगेट भी, आप भी अपना सितंबर वाला टारगेट करके चलिए कि सितंबर वाला भी अच्छे से देना है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो सितंबर वाला अच्छे से करना ही करना है, तो दिसंबर वाला के नाम ज्वाइन किए हैं वो भी सितंबर के लिए अच्छे प्रिपेयर करो। और जो जैम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पूरा खैर टाइम है ही है। और जैम वाले ये समझ लें कि जैम वालों के लिए भी जो सिलेबस होता है वो काफी हद तक तो कॉमन होता है, तो प्रॉब्लम में थोड़ा वो डिफरेंस होता है। और उसके बाद में भी आपको नेट तो वैसे भी देना ही देना है। दूसरी बात, जेस्ट और नेट का सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल है, पेपर स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जेस्ट का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, वो बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी और एमएससी के स्टूडेंट के लिए भी सर जेस्ट कब होता है? है। जेस्ट कब होता है? जैम के तुरंत बाद फरवरी में। फरवरी में तो सर गेट होता है ना? हाँ, जेस्ट भी होता है, जैम भी होता है, तीनों एग्जाम फरवरी में होते हैं। जेस्ट में आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिली है, जैम से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और सर गेट का क्या बेनिफिट है सर? गेट का बेनिफिट तो बहुत है, एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी में भी ले सकते हो, पीएसयू में भी जा सकते हो। क्वेश्चन लिखिए। पैसा
देखिए ये जो क्वेश्चन था, अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था, ये 2019 में हुआ था, और शायद ये तो जून या दिसंबर में है। मैं ये मतलब सीजन में थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो दिसंबर वाले में पूछा गया है या जून वाले में। या तो मुझे दिसंबर वाले में पूछा गया है, दिसंबर 2019 ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन तो आपको याद भी होगा, हाइड्रोजन एटम का क्या होता है। बताइए। 1/√पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। ठीक है, लिखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ए नॉट, ग्रेटर देन द बोहर रेडियस। इसका क्या मतलब हुआ? सर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी करनी है एट ए डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉब्लम है। सीआईए ने जो प्रॉब्लम पूछी थी यही थी, बट लैंग्वेज में थोड़ा सा उन्होंने अपने तरीके से चेंज कर दिया था। तो कंसेप्ट को समझिए, इसका क्या मीनिंग हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। रेंज ही बता दो, क्या रेंज है, किस रेंज में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को कहा गया है आपसे। अब इस पे आप लोग दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है ये नेट जून 2014 में पूछा गया है, सेम प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। देखिए इन अबव प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 to A0 की रेंज में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट ए डिस्टेंस, अब A0 की बजाय 2A0 के बाहर। प्रॉब्लम नंबर 4, इन अबव प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी व्हाट A0 to 2A0। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, ये कभी भी एग्जाम में टपक सकता है क्वेश्चन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टपकने वाले क्वेश्चन है। तो ये 4 प्रॉब्लम है, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बोलिए करेंगे इनको। यस सर। क्यों? यस सर करेंगे। हाँ, तो अभी आपकी जो है मैथमेटिकल हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी, तो आप जो है 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ठीक है,
10 मिनट का आपको रेस्ट है 10 मिनट के बाद आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैथमेटिकल फिजिक्स आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना? मजा आ रहा है मैथमेटिक्स में? क्यों? अरे बोलो। समझ में आ रहा है इसलिए। हैं? सर बहुत एंजॉय। अच्छा, बहुत क्लियर। चलो अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास को स्टॉप करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी 6 बजे से सॉलिड फिजिक्स की, ठीक है। और अभी जो है पार्टी की क्लास होगी सर कल हैं? सर सॉलिड स्टेट की क्लास हुई थी सर। हाँ, कल सॉलिड स्टेट की क्लास हुई थी और आज भी होगी, ठीक है ना। आज तो 3 क्लास डेली चल रही है आप लोगों की, ठीक। तो अभी अवैध त्रिपाठी सर की क्लास है, उसको एंजॉय कीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स। उसके बाद में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे 6 बजे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।